जय हिंद। ये क्विक 857 DW प्लस SMD जो मैंने इससे पहले आपको अनबॉक्सिंग और इसके बारे में डिटेल बताई थी कैसे ये काम करता है, और आज इसके कुछ रिव्यू दूंगा और साथ में और भी डिटेल दूंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या खासियत है। तो एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ पूरा कंप्लीट, फिर बताता हूँ आपको, ताकि बताना ईजी होगी। तो इसे मैं खोल ही रहा था, लेकिन चलिए अभी मैं इसे पूरा खोल देता हूँ। इसमें कुछ लोगों के सवाल भी थे कि ये बर्न फंस गया। ओह, देखिए इसकी जो ये कैबिनेट है काफ़ी मजबूत है, मोटी सीट की बनी हुई है और क्वालिटी वाइज काफ़ी ठीक है। मतलब साथ में जो सिस्टम आपको मैंने पहले बताया भी था कैसे इसे हम अलाइनमेंट करते हैं। कुछ के सवाल कई ने लिखा था इसे किसी का काम नहीं करता, हो सकता है ना भी करे, क्योंकि ये जो फार्मवेयर सॉफ्ट जो फ्लैश इसका जो फार्मवेयर है अलग अलग वर्जन अलग अलग चेंज होते रहता होगा कंपनी का, तो सेविंग प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन टेक्निकली बाकी सब सेम है। जैसे कि हम लोग इसे रिकॉर्डिंग जब इसे अलाइनमेंट करते हैं सर्विस मोड में ले जा करके, कहने का मतलब ये जो हम जब इसे शॉर्ट करके हम जब ऑन करते हैं तो एक तरह से सर्विस मोड हो जाता है। तो उसके बाद सेविंग प्रोसेस जो है किसी किसी में हो सकता है कि ऑन पोजीशन में कनेक्टर निकालना शॉर्ट हटाना होगा, और कई कई में ऐसा भी हो सकता है कि ऑफ करके फिर शॉर्टिंग हटाना होगा। तो वैसे अलग अलग अलाइनमेंट और सेव प्रोसेस हो सकता है, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए कैसे क्या करना है। तो टेक्निकली यदि आप जानकारी है तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जब ये जगह तरीका मिल गया तो बाकी सब तो ईजिली है। बाकी हर मॉडल का हर चीज़ का समझने बैठेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबका एक जैसा ही होता है, जैसे ये DW प्लस है, कोई कोई ऐसी DW आती होगी तो उसमें से अलग होगा, क्योंकि मेरे पास SMD नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में और डिटेल नहीं बता सकता। कुछ ने एक ने पूछा था ये इसका ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना क्या है। तो इसमें देखिए ये दो ही वाइंडिंग गई हुई है ट्रांसफार्मर, दो इनपुट है और दो आउटपुट है। एक है 27 वोल्ट की और एक है लगभग 9 वोल्ट या 10 वोल्ट के आसपास की सप्लाई है। तो अब इसमें यदि आपको ये ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो इसके जगह आप कोई दूसरा ट्रांसफार्मर बैठा सकते हैं। कैसे बैठाते हैं उसको मैं आपको एक ड्राइंग करके बता रहा हूँ कि ताकि समझने में काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, चलिए फिर भी मैं एक बार इसको बोर्ड खोलता हूँ, बोर्ड खोल कर बताता हूँ और भी कुछ डिटेल दे देता हूँ ताकि और समझने में काफ़ी ईजी होगा। एक बार इसे खोल लेता हूँ, पहले इसको निकाल लेते हैं। नट थोड़ा जाम हो गया था इसलिए रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी। तो 3 नट है, एक दो और एक तीसरा नट है, तो तीनों नट का खोल देता हूँ। यदि आपके ऐसा कोई वोल्टेज नहीं है तो अब ये सॉरी ये जो रेंज ऐसा नहीं है तब कोई प्लस से खोल सकते हैं। लीजिए बोर्ड मैंने ये खोल दिया, कैमरे को थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए ये मैंने चेंज कर दिया था, आपको मैंने पहले बताया था उससे पहले की रिकॉर्डिंग में, इससे पहले की वीडियो में, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट नहीं था, मैंने ये लगा दिया था। आप नहीं भी लगा सकते हैं। ये सेंटर है, जब इन दोनों को शॉर्ट करके आप रखेंगे उसके बाद में जितना में आपका अलाइनमेंट चाहिए वो अलाइनमेंट करके फिर आप शॉर्टिंग हटा दीजिए तो ये सेव हो जाएगा। सेविंग प्रोसेस हो सकता है कि आपका जैसे लाइन में दिया हुआ है और उस वक्त आपको शॉर्टिंग स्विच ऑफ करना पड़ेगा या सॉरी शॉर्टिंग हटाना पड़ेगा, तब सेव हो सकता है। या किसी किसी में जब लाइन में शॉर्ट किया फिर लाइन से प्लग निकाल दीजिए। सो ये दोनों शॉर्ट किए, दो ये हीटर के लिए है, शॉर्ट किया जो स्टोव लाइन से प्लग निकाल दीजिए और तब भी सेव हो सकता है। सेव प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन यदि लगभग आपका सर्किट का डिज़ाइन इसी तरीके का है तो आपका ये काम करेगा, इसमें कोई किंतु कुंतु का नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी का ही दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा से हमने मॉडिफाई नहीं किया है। जो है कंपनी की तरफ से ये ऑप्शन दिया हुआ है कि जिसको जैसे चाहिए वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर ले, क्योंकि पंप का ये हर किसी का स्पीड कम बेसी हो सकती है, हीटर का भी
जो फिलामेंट की जो टेम्परेचर भी कम बेसी हो सकता है उसको अलाइनमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी इस तरह से सिस्टम दे रखा है। जो नॉर्मल जो सस्ती वाली एसएमडी आती है उसमें क्या है, प्रीसेट दिया रहता है जिसका हम घुमा के एडजस्टमेंट कर सकते हैं अलाइनमेंट अपने हिसाब से जितना हीट चाहिए। इसमें ये डिजिटल दे के रखा है। ठीक है। इसके अलावा बाद बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। पंप की क्वालिटी थोड़ी अच्छी इसलिए है क्योंकि एक तो जैसे इसमें बहुत सारे वायर दिए हुए हैं, इससे क्या है कि जब पंप जब एयर जब देता है तो प्रॉपर ही एयर देता है, वो जैसे फ्लक्चुएट नहीं करता है। नॉर्मली जैसे सिर्फ दो वायर का जो पंप रहता है उसमें थोड़ा सा एयर फ्लक्चुएट करते रहता है, जैसे कि हल्का से धक्का देते रहते हैं, लेकिन इसमें आपका एयर पूरा प्रॉपर देगा। तो जो थोड़ा हाई मतलब एक्यूरेट काम करते हैं जो जिसमें या फिर जिस बोर्ड वगैरह में फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो या जैसे हम लोग नॉर्मल मोबाइल में जैसे चिप आईसी वगैरह चेंज करना हो तब जरूरत पड़ता है, जैसे इस तरीके का जब मोबाइल का बोर्ड हो गया, तो इस सब में फिक्स एयर या फिक्स टेम्परेचर चाहिए। तो एक्यूरेसी के लिए आपको इस तरह का पंप लेने से अच्छा है। ठीक है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है लेकिन रहने से ठीक है। तो ये तो आपको मैं दिखाई देता है पंप, ये पंप का है जो अंदर मोटर दिया हुआ है, मोटर एयर हवा खींचता है और इधर से धक्का देता है। तो ये देखिए अंदर में मोटर लगा हुआ साइड में। इसको मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि फिर ये अभी फ़िलहाल ये नया है, तो कल को बिगड़ गया तो फिर झमेला होगा, और ऐसे भी ख़राब नहीं है तो बेवजह क्यों छेड़ा जाए। ठीक है। अब रह गया ये सब कनेक्टर है ना, तो इसमें देखिए ये है ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। तो ये दो वाइंडिंग है। हाँ, एक ये वाइंडिंग होगी ग्रीन वाली, एक होगी ये ऑरेंज वाली वाइंडिंग। अब ये दोनों ही ये अलग अलग रेक्टिफायर में गए हुए हैं। ठीक है। एक है मोटर की और एक है सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, दो ही सप्लाई है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ हम लोग लाइन मोड में भी हाथ लगाने से करंट नहीं मारता है, तो इसका ये इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो सर्किट की सप्लाई है ये ट्रांसफार्मर से दी हुई है, किंतु हीटर को इससे कंट्रोल ये ट्राइक से कंट्रोल कराया गया है, और इस ट्राइक को ऑप्टोकपलर से कंट्रोल कराया गया। ये रहा देखिए। तो ऑप्टोकपलर एक साइड तो ये है जिससे कंट्रोल करेगा, दूसरे साइड में ये सिस्टम से कंट्रोल किया है ताकि मतलब कोई भी एक दूसरे में कनेक्शन नहीं है, ये केवल इसमें रे देता है ताकि वो काम करते रहता है। ठीक है। बाकी इसके डिटेल ऑप्टोकपलर डिटेल आप नेट में ले लीजिए, आपको मिल जाएगा, काफ़ी इजीली अवेलेबल है सब चीज़ के बारे में। तो सिस्टम तो यही है, ज़्यादा इसमें तामझाम है ही नहीं, एक बार जूम करके चाहे तो आप देख लीजिए। ठीक है। चलिए, अब ये हो गया। एक ने पूछा था, ये किसी ने पूछा था कि प्लास्टिक बर्न करती है नहीं करती है। तो देखिए एसएमडी चाहे कोई भी हो सब प्लास्टिक बर्न करेगी। तो ये कुछ लोगों के फिरके हैं, मतलब कंपनी का सेल करने का तरीका है कि ये मेरी एसएमडी प्लास्टिक बर्न नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एसएमडी हो, यदि हम किसी भी प्लास्टिक में गर्म हवा मारेंगे तो उसको बर्न करेगी करेगी। मान लीजिए हमें जैसे ये कनेक्टर उठाना है, ठीक है, तो इसमें यदि हम ज़्यादा हीट देंगे तो ये इसको बर्न कर ही देगा, लेकिन यदि हम इतना हीट देंगे जिससे सोल्डर गल जाए और प्लास्टिक में ना गले तो उतना में तो ये जल्दी से नहीं गलेगा। किंतु नॉर्मली चाहे कैसे भी एसएमडी हो प्लास्टिक बर्न करना ही करना है। किसी किसी एसएमडी में क्या होता है, जो हीट है वो डायरेक्ट आईसी में पड़ती है, और किसी किसी एसएमडी में जो हीट है वो एयर के साथ घूमते हुए अलग से घूमते हुए जाती है, मतलब जैसे ऐसे घूमती रहती है, जिससे जैसे जिसमें घूमते जाती है उसमें हमें एसएमडी को ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किंतु जिसमें डायरेक्ट हीट पड़ती है आईसी के ऊपर या कोई कंपोनेंट के ऊपर में, उसमें हमें एसएमडी को ज़्यादा स्पीड से हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब ये कैसे पता करें कि हम लोग ये मतलब किस तरीके की एसएमडी, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप इस नज़र को खोल लें, दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं जैसे नज़र खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये नोजल से डायरेक्ट इसमें हवा पास हो रही है। अब इसमें गौर कीजिए, ये देखिए सिंपल एक जाली दी हुई है। ठीक है। एक और असेंबली मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे सस्ती वाली मार्केट की असेंबली है। अब इसकी जाली देखिए इस तरीके की दी हुई है, आप शायद समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, जैसे जब हीट आती है तो हीट पहले इसके ऊपर लगती है, इस प्लेट के ऊपर मारती है, फिर वो हीट इस प्लेट को गर्म करती है। एयर जो है ये घूमते हुए इसको लेकर के हीट को साथ में लेकर आगे बढ़ जाती है, जिससे क्या है वो हीट थोड़ा सा घूमती रहती है, ताकि मतलब कोई कम, जैसे हम लोग का यदि हीट किसी आईसी में इस जगह पड़ रहा है
तो ये घूमते रहता है, एक जगह पे कंटिन्यू नहीं पड़ता, जिससे क्या जल्दी ख़राब नहीं होते। ठीक है। किंतु जिसमें इस तरह की जाली दी हुई होती है उसमें जो हीट है डायरेक्ट एक ही जगह पड़ती है, तो उसके लिए हमें एसएमडी को कंटिन्यू स्पीड से हिलाते रहना पड़ता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये जो क्विक 857 डी प्लस जो एसएमडी है, इसका ये जितना प्राइस है उतना इसका काम नहीं है, ओवर प्राइस है एक्चुअली, क्योंकि इसका प्राइस इतना नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये ज़रूर है कि एयर के इसमें एक्यूरेसी रहती है और हीट की एक्यूरेसी रहती है, लेकिन फिर भी इतनी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं। और ये जितना टेम्परेचर मिनिमम मैंने सेट कर रखा है, जैसे 300 डिग्री में सेट कर रखा है, किंतु आउटपुट में 350 के आसपास ही दे रही है, ज़्यादा ही हीट दे रही है। तो इसलिए आप अपना जो भी एसएमडी यूज़ करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके रखें कि इतना में ही आपका काम हो रहा है, तो उस हिसाब से आप काम करते रहें। बाकी यदि आपका बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड काम है तो ये एसएमडी नहीं लेकर के आप 861 DW प्लस है या 862 है वो एसएमडी ले लें, वो बेटर होगा इससे। ये नहीं लेना ही बेटर है। फिर भी यदि आपका बजट कम है और थोड़ा बहुत काम रिपेयरिंग काम करता है इस टाइप का, तो आप ले सकते हैं। और यदि आपको बोलता नहीं और सिर्फ मुझे ट्रायल हिसाब से चाहिए, तो आप इस तरह की एसएमडी देख सकते हैं। दिखा देता हूँ, ये मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ इस तरह की एसएमडी। इस तरह की एसएमडी आपका 2-2.5 हज़ार के आसपास मिल जाएगी मार्केट में, तो जो काफ़ी सस्ती भी है। और उसमें आप ये देख लें, ये जैसे पंप ऐसा होने से भी चलेगा और उसमें ऐसा होने से भी चलेगा, लेकिन आप उसमें ये जाली देख लें, जाली इस तरह की होने से बहुत अच्छा है कि इस तरह की जाली में काम करके काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैं इस एसएमडी से प्राय काम करता हूँ, जिससे अक्सर मेरा ये बोर्ड में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसका जितना दाम है इसके हिसाब से काम नहीं है। इससे बेटर है आप 861 DW प्लस ले लें, या फिर 862 ले लें, या फिर आईफेन की जो आती है वो ले सकते हैं। किंतु इसका जितना प्राइस है उसके हिसाब से मतलब नहीं है। बाकी आपकी चॉइस। ठीक है, प्राइस के हिसाब से इतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया भी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। ठीक है। तो और है कि आपका बर्न फ्री, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी एसएमडी हो प्लास्टिक को बर्न करेगी ही करेगी, चाहे जैसा भी हो। आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी रह गया जैसे कनेक्टर वगैरह में निकालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा जैसे पेस्ट ज़्यादा यूज़ करें, एयर ज़्यादा रखें, हीट थोड़ा कम रखें, या फिर एयर और हीट बराबर मिला के रखें, जिससे जल्दी से बर्न नहीं करता है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और एक जन का जिसका सवाल था कि इसमें इससे ख़राब हो गया है तो इसका ट्रांसफार्मर हम दूसरा क्या लगाएं, कैसे लगाएं। तो देखिए, एक तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। नॉर्मली से जो कंपोनेंट है प्राय एक जैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है किसी में भी। ठीक है। मान लीजिए जैसे ये ट्राइक है या ये STR है, ये ट्राइक है या मॉस्फेट है, जो भी लगाना है आप नंबर के इक्विवेलेंट हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं। खाली वैल्यू या फिर उसका जो स्पेसिफिक एम्पियर वगैरह था सेम रहना चाहिए। यदि इस तरह से ख़राब होते हैं, देखने में जैसे लगता है पता नहीं क्या सामान है, कुछ मिलेगा कि नहीं ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये ट्राइक है, मॉस्फेट, ये ऑप्टोकल्वर यूज़ किया हुआ है। और इसका भी ये शायद नंबर नहीं दिख पा रहा है, ये TIP12, ये भी ट्राइक ही है, जो भी ये मोटर के लिए यूज़ किया हुआ है। ये सब बाज़ार में मिल ही जाता है। ट्रांसफार्मर जैसे लगता है हम लोग थोड़ा अनकॉमन है, जब ये भी ट्रांसफार्मर बाज़ार में अवेलेबल है, लेकिन इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। या यदि बाई चांस ऐसा आपको नहीं मिलता है तो आप एसएमडी का ट्रांसफार्मर ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको इसका वोल्ट बोलना पड़ेगा, इतना तो वोल्ट का मुझे चाहिए, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है आपका ये जैसे एक तो हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। हैंड राइटिंग आप समझ लीजिएगा। तो ये तो आपका 220 वोल्ट इसमें इनपुट है। अब ये दूसरी आउटपुट है। इसमें जैसे 2 वाइंडिंग दिए, दोनों अलग अलग आउटपुट के दिए, एक है मोटर की और एक है सर्किट की। ठीक है। देखिए, नॉर्मली इस तरीके का जैसे एक इनपुट्स जो है, मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग पॉज कर दी, दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जो सर्किट में जो सप्लाई गई है, तो यदि आपको अंदाज़ा लगाना है तो जैसे इनपुट और आउटपुट देखिए कितना वोल्ट है। यदि 5 वोल्ट आउटपुट है तो करीब करीब जैसे इनपुट आपका 8 वोल्ट या 9 वोल्ट 10 वोल्ट जैसा होना चाहिए। और यदि 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट है या
जैसे 8 वोल्ट आउटपुट है तो आपका मोटा मोटी इनपुट में 12 वोल्ट से होना चाहिए। इसमें जैसे ये 5 वोल्ट आउटपुट है, और इस हिसाब से ये सर्किट जो है करीब इसमें इनपुट करीब करीब 9 वोल्ट रहना चाहिए सप्लाई, एसी इनपुट 9 वोल्ट। और मोटर जो है इसमें नॉर्मली स्ट्राइक मोटर 27 वोल्ट या 25 वोल्ट के आसपास की सप्लाई रहती है। ठीक है, तो अब ये है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एसी ही इन है, इसमें एसी ही इनपुट हुई है और एसी ही आउटपुट हुई है। ठीक है, इसको फिर डीसी में कन्वर्ट किया गया है। ये रेक्टिफायर यूज़ किया हुआ देख लीजिए, सिंपल ही है ये। यदि ये एसी डायरेक्ट रेक्टिफायर के अंदर गई हुई है ना, ये पॉजिटिव हो गया, गलत हो गया। देखिए यदि ये रेक्टिफायर जैसे आपका जो है ब्रिज, इसमें ये ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया हुआ है, तो ब्रिज रेक्टिफायर जैसे 4 डायोड यूज़ किया हुआ है। मैं आपको सिंपल एक बार बना के दिखा देता हूँ। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, इसका भी पॉजिटिव हो गया, इसका ये इधर का पॉजिटिव रहता है, इसका इधर का पॉजिटिव रहता है। ये दोनों शॉर्ट किया रहता है, ये पॉजिटिव और ये दोनों शॉर्ट रहता है, और ये है नेगेटिव, और इसमें ये दोनों शॉर्ट रहता है और ये दोनों शॉर्ट रहता है। तो ये है एसी इन। ठीक है, डायोड के पॉजिटिव मत है, नेगेटिव मत है। तो डीसी का जो ये जो आउटपुट जो है, यदि ये एसी लाइन और कहीं भी नहीं यूज़ की गई है, जैसे ट्रांसफार्मर से आई है, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट 9 वोल्ट इसमें घुस गई है, और इसके अलावा कहीं भी कुछ यूज़ नहीं किया गया, सीधा यहाँ आउटपुट गया, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है, इस जगह पर हम लोग कोई भी एसएमपीएस से सप्लाई दे सकते हैं, या फिर कोई भी डीसी सप्लाई इसमें दे सकते हैं, डीसी वोल्ट। ठीक है, यदि इसमें या कहीं आउटपुट में यूज़ की गई है तो हमें इसमें ट्रांसफार्मर ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर से होते हुए सिर्फ डीसी आउटपुट लिया गया है और इसको कहीं कोई पल्स में यूज़ नहीं किया गया है, तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट ये दे सकते हैं, क्या नाम है, कोई भी एसएमपीएस बैठा सकते हैं, जिसमें आउटपुट में जो जितना सप्लाई का ट्रांसफार्मर उतना सप्लाई का आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सपोज कि इसमें ये 9 वोल्ट ये किया गया है ना, एक 27 वोल्ट की यूज़ किया गया है। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो ये ट्रांसफार्मर से दिया है, ये इधर के जो ऑरेंज वायर है ये दोनों इस तरफ आई है, इस तरफ से आते हुए इसमें कहीं एसी आगे नहीं गई, सिर्फ डायरेक्ट इसमें रेक्टिफाई होकर के इस आईसी में ये आईसी है ना, क्या इसका नंबर मैं देख लेता हूँ। U6, ये आईसी ही है, रेगुलेटर आईसी है, देखने में ट्रांजिस्टर से लग रहे हैं। तो ये रेगुलेटर आईसी में गया गया, फिर यहाँ से आउटपुट गया, यानी कि इसमें हम एसएमपीएस बैठा, कोई भी एसएमपीएस बैठा सकते हैं। और ये जो सप्लाई है एसी वाली, सॉरी ये दूसरी मोटर के लिए, तो ये भी देखिए रेक्टिफायर से होके इस स्ट्राइक में गया है, फिर यहाँ से ये रेगुलेट किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम एसएमपीएस बैठा सकते हैं। अब हमें लगाना कैसे, ये चीज़ समझ लीजिए एक बार। इसमें देखिए ये दो कंडेंसर यूज़ किया हुआ है, एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव दोनों कॉमन है, तो कोई भी एसएमपीएस लीजिए आप, एसएमपीएस, उसमें से एक 9 वोल्ट और एक 27 वोल्ट सप्लाई आउट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का एसएमपीएस आपको नॉर्मली सीडी प्लेयर में मिल जाएगा। जो सीडी प्लेयर मतलब हो गया, जो सीडी प्लेयर का जो एसएमपीएस आता था पहले, पुराना टाइप का, उसमें इस तरीके का एसएमपीएस यूज़ किया जाता था, जिसमें बहुत सारे सप्लाई रहते हैं। ये कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जा करके आप वहाँ खबर कर लें, यदि आपको मिल जाता तो बेटर है। तो ये जो 9 वोल्ट सप्लाई है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका भी 27 वोल्ट का नेगेटिव और पॉजिटिव, नॉर्मली नेगेटिव कॉमन ही रहता है, तो एक वायर लेके नेगेटिव में डाल दें। ये 9 वोल्ट जो है, यदि ये 9 वोल्ट का है ना, तो इसका पॉजिटिव इसमें दे दें और 27 वोल्ट का पॉजिटिव का इसमें दे दें, यानी कि एसएमपीएस का पॉजिटिव जो ट्रांसफार्मर का जो पॉजिटिव सिरा है, जो 9 वोल्ट है वो इसमें डाल दें, और जो ये
27 वोल्ट है वो इसमें डाल दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 27 वोल्ट चाहिए या 9 वोल्ट चाहिए। ये 9 से लेकर के 8 से लेकर के 12 वोल्ट के बीच में आप कुछ भी दे सकते हैं। और इधर में 24 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट तक कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया यदि आपको ट्रांसफार्मर कोई भी रीजन में नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी एस कैसे बिठाएं। लेकिन यदि आपका ट्रांसफार्मर ही लगाना है, एस नहीं लगाना है, तो इसके लिए आप एक यदि आपको सेम मिल जाए ठीक है, नहीं तो नॉर्मली पुराना टाइप का CD प्लेयर में आता था इस तरह का ट्रांसफार्मर। ठीक है, और यदि आपको उसमें नहीं मिलता तो कोई भी, जैसे ज़रूरी नहीं कि आपको ये जैसे इसमें 750 मिली एम्पियर का यूज़ किया है तो इसके जगह 1 एम्पियर या 2 एम्पियर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 एम्पियर का मिल जाएगा मार्केट में, तो उससे बहुत सारी आउटपुट वाइंडिंग रहती है। तो इनपुट तो एक ही रहेगी। इनपुट में रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं जो समझा रहा हूँ शायद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पता नहीं, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। देखिए इनपुट जो है ना AC ट्रांसफार्मर की जो है ये तो एक ही रहेगी 220 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट में अलग अलग सप्लाई निकलती है। प्राइमरी जो है सेम रहेगी, आउटपुट में अलग अलग सप्लाई निकलती है। तो आपको ऐसा मल्टी ट्रांसफर को ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें से एक तो आपको 9 वोल्ट का तो कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 वोल्ट या 10 वोल्ट का आपको ये ट्रांसफार्मर कहीं भी मिल जाएगा जो वाइंडिंग आउटपुट में। लेकिन जो सेकेंड जो है 30 वोल्ट और 27 वोल्ट ये आसानी से मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए अब जैसे आपको जो 12 का ट्रांसफार्मर मिलता है, मान लीजिए इसमें 12 वोल्ट रहता है, तो आप इसको यूज़ ना करें, ये दोनों को यूज़ कर लें, तो इसमें आपको 24 वोल्ट मिल जाएगा, तो वो कम हो गया। ठीक है, और किसी कारण से मान लीजिए जैसे आपको मल्टी वायर का ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है तो आप 2 ट्रांसफार्मर बैठा सकते हैं। 2 कैसे बैठाएंगे? एक जैसे इनपुट जो है, जैसे ओके मैं क्लियर बना देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, ये जो AC जो है 220 वोल्ट, तो ये दोनों तो सेम जैसे आपका पैरेलल में कनेक्शन कर दें और डायरेक्ट 220 वोल्ट इसमें सप्लाई दे दें। ठीक है, ये एक हो गया। एक ट्रांसफार्मर आप यहाँ लगा दी साइड में इस जगह में, एक को यहाँ लगा लें बगल बगल में। दूसरा जो है 9 वोल्ट तो आपको मिल जाएगा, 09 जो लिखा जाएगा वो आप इस ऑरेंज, जैसे आपको इसमें जो सर्किट जो है ऑरेंज वाले में यूज़ कर लें। और जो 27 वोल्ट है, सॉरी 27 वोल्ट, तो इसमें यदि आपको ये 27 वोल्ट या 28 वोल्ट का नहीं मिलता है या 24 वोल्ट का नहीं मिलता है तो अब इसके जगह पर 12 ले ट्रांसफार्मर की ले लें, या फिर 15 ट्रांसफार्मर ले लें। ठीक है, तो इसमें से आप सेंटर टेपिंग को हटा दें, यानी कि जैसे ये ट्रांसफार्मर जैसे आपका आउटपुट जो है ड्राइंग में समझ में आ रहा होगा शायद, तो इसको यूज़ नहीं करना है, इसको छोड़ दें, इसको 2 को ले लें। तो ये आपका 12 जैसे 15 है, तो ये आपको यहाँ में 30 वोल्ट AC मिलेगा। ठीक है, तो ये 30 वोल्ट AC जो है आप इसका ग्रीन वायर में यूज़ कर लें डायरेक्ट। अब आपको जो मल्टी मिल जाता है तो एक ट्रांसफार्मर से काम हो जाए। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप 2 ट्रांसफार्मर बैठा था, एक 9 वोल्ट के लिए, एक 12 वोल्ट के लिए, सेम काम करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, कंडेंसर यहाँ लगा हुआ है। कंडेंसर की जो मैक्सिमम वोल्टेज है इसमें लिखी हुई है, लिख नहीं रहे, 63 वोल्ट। ये कंडेंसर 63 वोल्ट तक काम करता है, लेकिन आपको इतना वोल्टेज नहीं देना, नहीं तो इधर में ये ट्राइबल उठ जाएगा। तो इसमें आप 30 वोल्ट तक दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। 30 वोल्ट देंगे आप कम वोल्टेज में आपका अच्छे से काम करेगा, क्योंकि एक इसमें आई है फिर यहाँ से रेगुलेट होकर फिर बाकी मोटर में गई है, तो वैसे भी वो काम करना ही है। तो ये इसका डिटेल पूरी है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी जो नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक बार से फिट कर लेता हूँ, फिट करके दोबारा मैं इसमें वोल्टेज एक बार आपको चेक कर दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट वोल्टेज इसमें कितनी आ रही है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ इसमें एग्जैक्ट देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे AC 220 लिखी हुई है तो हम लोग इनपुट AC ही कभी 180 हो जाती है, कभी 200, कभी 240 वोल्ट चल जाती है। जब इनपुट कम बेसी होती है आउटपुट भी कम बेसी होता ही रहता है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, लेकिन ज़्यादा ओवर वोल्ट का नहीं देना है। और एम्पियर जो है, जैसे आपको ये 750 मिली एम्पियर का इसमें यूज़ किया हुआ है, तो अब इसमें 1 एम्पियर का आराम से यूज़ कीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपका ट्रांसफार्मर किसी रीज़न से पूरा तरह से जला नहीं है, सिर्फ काम नहीं कर रहा है, जैसे अक्सर प्राइमरी वाइंडिंग ओपन हो जाती है, तो इस केस में आप ट्रांसफार्मर निकालें और इसके नीचे में थोड़ा वायर का अच्छा से निकालें। इसके अंदर में एक पतला सा फ्यूज़ दिया रहता है, तो वो फ्यूज़ हो सकता है ओपन होकर, तो उसका आप डायरेक्ट कर दें तो काम हो जाएगी आपको। यदि वो फ्यूज़ नहीं दिया है, किसी किसी में दिया है तो किसी किसी में नहीं दिया है, यदि फ्यूज़ नहीं दिया है तब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। यदि फ्यूज़ दिया था, फ्यूज़ आप चेंज करके देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर को जब खोलेंगे तो जैसे इस जो ये प्राइमरी जो वायरिंग एसी इनपुट जो 220 वोल्ट है, ये तो इसके ठीक नीचे में बगल में फ्यूज़ को साइड से डाल दिया जाता है। जब ऊपर का प्लास्टिक निकाल देंगे तो वो वायर से आपको निकल जाएगा। ठीक है, यह तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं फिट करके आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। लीजिए, मैंने इसे तो लगा दिया है, तो मैं इसको लाइन दे देता हूँ। एसी वोल्टेज नहीं दिखा रहे। ओह, एम्पियर में सेट कर दिया था। ये देखिए, ग्रीन वाली में 30 वोल्ट दिखा रहा है और ऑरेंज वाली में 11.21 वोल्ट। ठीक है, यानी कि आप इसमें ग्रीन वाले में 24 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट की सप्लाई दे दीजिए। कोई भी जिससे आपको मिलता है ट्रांसफार्मर वैसे डाल दीजिए। और ऑरेंज वाली में 29 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक कोई भी सप्लाई डाल दीजिए, काम प्रॉपर करेगा। ठीक है भाई, कैसे लगा ना आपको? मैंने काफ़ी कोशिश किया बताने का, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो सॉरी, उपाय नहीं है इसके लिए। फिलहाल प्लग निकाल देता हूँ। ठीक है, और कुछ सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो कारटेप की थ्योरी ही लेके आऊँगा, कैसे काम करता है उसके स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।